सुप्रभात। अजय कुमार दुबे की हिंदी कक्षा में आप सभी यूपीएससी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हम सब बाबा नागार्जुन की बहुचर्चित कविता हरिजन गाथा पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षाओं में अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है कि विशद चर्चा हो चुकी है। सुविख्यात कवि नागार्जुन प्रगतिशील विचारधारा के रचनाकार रहे हैं। इनका जन्म 1911 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था तथा यात्री उपनाम से भी सुख्यात हुए। इनके मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रतिनाथ की चाची, दुखमोचन, बलचनमा, बाबा बटेसरनाथ, वरुण के बेटे, नई पौध आदि। ये सभी उपन्यास हैं। अगर कविताओं की बात करें तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, चंदना, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, अपने खेत में आदि, ये सभी काव्य संग्रह हैं। संक्षिप्त कवि परिचय के पश्चात हम सीधे कविता से जुड़ते हैं। हरिजन गाथा। देखिए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता। उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। देखिए दोस्तों, हरिजन गाथा नागार्जुन द्वारा 1977 ईस्वी में विरचित एक लंबी कविता है जो दलित वर्ग के प्रति उनकी संवेदनशीलता का सबसे प्रभावशाली दस्तावेज है। 1973 ईस्वी में 1973 में बिहार के बेलछी नामक स्थान पर एक सामाजिक दुर्घटना हुई जिसमें पहली बार उच्च वर्णों की भीड़ द्वारा हरिजन वर्ग के कुछ व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना ने सभी बुद्धिजीवियों और संवेदनशील व्यक्तियों को भीतर तक झकझोर दी। इसी घटना पर नागार्जुन की प्रतिक्रिया हरिजन गाथा के रूप में व्यक्त हुई है। तो कविता का जो प्रारंभ हुआ है, देखिए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता। कौन महसूस करने लगी? वे हरिजन माताएं जिनके बच्चों के साथ ऐसी दुर्घटना हुई, ऐसा दुष्कांड हुआ कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, बिल्कुल ऐसी बेचैनी जो पहले नहीं हुई थी, उस तरह की एक अपूर्व आकुलता। माने ऐसी आकुलता, ऐसी बेचैनी जो अपूर्व थी, जो पहले नहीं हुई थी, उस तरह की आकुलता वे हरिजन माताएं कभी महसूस नहीं की थी। उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसें। टीस क्या है? एक प्रकार की तकलीफ, एक प्रकार का दर्द। लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। मतलब कि जो गर्भ के अंदर भ्रूण होते हैं वे अंदर ही अंदर दौड़ लगाने लगे। माने ऐसा वे महसूस कर रही हैं हरिजन माताएं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हों एक पैशाचिक दुष्कांड में। देखा जाए
पैशाचिक दुष्कांड। यहां देखिए तो पैशाचिक क्या होता है? बिल्कुल राक्षसी, है ना? दुष्कांड, ऐसा भयंकर दुष्कांड हुआ था, समझिए कि पैशाचिक दुष्कांड, राक्षसी दुष्कांड। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को, अर्थात पिताओं को, है ना, भ्रूण के जो पिता थे उनको खो चुकी हो, एक पैशाचिक दुष्कांड में, एक राक्षसी दुष्कांड में खो चुकी हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। देखा जाए ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हों प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में, साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100 मनुपुत्रों द्वारा। देखा जाए कविता क्या कह रही है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, माने एक दो तीन नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र। 13 के 13 अभागे मतलब कि 13 के 13 व्यक्तियों को, 13 व्यक्तियों को, है ना? वे कैसे थे? अकिंचन। अकिंचन कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं हो, जो साधन संपन्न नहीं हो, उसे अकिंचन कहते हैं। तो मनुपुत्र, तो हम सभी तो मनुपुत्र हैं, है ना? तो उन मनुपुत्रों को, है ना, जिनकी चर्चा इसमें हो रही है, जिंदा झोंक दिए गए हों प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में, माने प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में, माने धधकती हुई अग्नि की ज्वाला में उन्हें जला दिया गया हो, साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100 मनुपुत्रों द्वारा। जो ऊंची जाति के लोग, सवर्ण जो लोग कहलाते हैं, जो हर तरह से साधन संपन्न थे, धनी मानी थे, है ना, तो 100 मनुपुत्रों द्वारा, तो उन 100 की संख्या में रहने वाले मनुपुत्रों द्वारा, उन सवर्णों द्वारा इन 13 के 13 मनुपुत्रों को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया था। कविता में स्पष्ट किया गया है कि यह तीव्र भावावेग में हुई दुर्घटना नहीं थी। ये बात मान लीजिए, ये अचानक ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना, माने वहां से, माने जहां बेलछी में यह दुर्घटना घटित हुई थी, वहां से 10 मील दूर पड़ता हो थाना, और दारोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हो संभावित दुर्घटनाओं की, और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां सरेआम। एक बार ऐसा नहीं हुआ था, ये मतलब अचानक कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां सरेआम। किरासिन के कनस्तर, मोटे मोटे लक्कड़, उपलों के ढेर, सूखी घास फूस के पूले जुटाए गए हों उल्लासपूर्वक, और एक विराट चिताकुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा हंस हंस कर, और ऊंची जातियों वाली वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज मूड में। बिल्कुल समझिए कि यह तीव्र भावावेग में हुई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसके लिए लंबे समय तक सरेआम तैयारियां की गई थी। किरासिन के कनस्तर जुटाए गए थे, माने भर भर कनस्तर किरासिन के तेल, मोटे मोटे लक्कड़, लकड़ी के गट्ठे, उपलों के ढेर, माने उपला कहते हैं गोईठा को, उसके ढेर, सूखी घास फूस के पूले जुटाए गए हों उल्लासपूर्वक, ये सब जुटाए गए थे एक विराट चिता कुंड के लिए कि उन लोगों को धधकती चिता में डाल दिया जाएगा। खोदा गया हो गड्ढा हंस हंस कर, और ऊंची जातियों वाली वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज मूड में।
जैसे होलिका दहन के समय लोग तरह तरह से लकड़ी के गट्ठे, घास फूस के पूले ये सब डालते हैं, उसमें जलाते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति का जिक्र नागार्जुन यहाँ कर रहे हैं। तो इसके लिए लंबे समय तक तैयारियां की गई थी। इससे पता लगता है कि आजादी के बाद निम्न जातियों द्वारा की गई समानता की मांग का क्या परिणाम हुआ। समाज में जातीय तनाव उस खतरनाक बिंदु तक पहुंच गया है जहां परिवर्तन को रोकने के लिए शक्तिशाली जातियां किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। खतरनाक बात यह है कि लोकतांत्रिक भारत का शासन तंत्र वंचितों के पक्ष में नहीं बल्कि शक्तिशाली वर्गों द्वारा खरीदा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हों 13 के 13 अभागे मनुपुत्र, 100 भाग्यवान मनुपुत्रों द्वारा ऐसा तो कभी नहीं हुआ। यह 13 के 13 अभागे मनुपुत्र जो हरिजन जाति के हैं, जिन लोगों को जिंदा जला दिया गया, किनके द्वारा? 100 भाग्यवान मनुपुत्रों द्वारा। भाग्यवान मनुपुत्र ये सवर्ण जाति के लोग हैं जो साधन संपन्न हैं, इसलिए इन्हें भाग्यवान कहा गया है। ये शक्तिशाली हैं जो दलितों को कुचल दिए, उन्हें जला दिए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग। दरअसल हरिजन गाथा कविता 3 भागों में है, तो यह दूसरा खंड है। देखा जाए, एक घटना ऐसी घटित होती है, उसके बाद चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग। एक वयस्क माने एक जवान व्यक्ति और एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा व्यक्ति, ये दोनों साथ साथ हैं, बातचीत चल रही है। तो ये चकित हुए मतलब आश्चर्यचकित हुए। क्यों भाई? ऐसा नवजातक न तो देखा था न ही सुना था आज तक। माने एक नवजात शिशु उनके यहाँ जन्म लिया। तो वयस्क और बुजुर्ग दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ऐसा नवजातक न तो देखा था न सुना ही था आज तक। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में। देखिए, 10 रोज पहले उस हरिजन टोली में वह बच्चा पैदा हुआ है और बच्चे का नाक नक्श कुछ ऐसा है कि इन लोगों को लगता है कि यह बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा क्रांतिकारी होगा, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। माने एक उम्मीद की किरण के रूप में उस बच्चे को ये दोनों देख रहे हैं, वयस्क बुजुर्ग। चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग। ऐसा नवजातक न तो देखा था न सुना ही था आज तक। न तो कभी देखा था और न सुना था इसके बारे में। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, मतलब कि उस चमर टोली में, हरिजन टोली में, उनकी बिरादरी में, उनकी जाति में यह बच्चा पैदा हुआ है ना? यह नवजात शिशु है। क्या करेगा भला आगे चलकर? आगे चलकर यह क्या करेगा? हम लोगों की जैसी जिंदगी है, कहीं ऐसी जिंदगी इसे मयसर हो गई तो समझिए कि जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन देखा जाए, राम जी के आश्रय जी गया अगर, राम जी की कृपा से, भगवान की कृपा से अगर यह जी गया, कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मगह का यह बदनाम इलाका जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से, पैदा हुआ बेचारा। देखिए, जिस इलाके की बात हो रही है वह मगह का इलाका है ना? जहां पर मगही बोली जाती है। पटना के आसपास का ही क्षेत्र है ये बेलछी। तो मगह का यह बदनाम इलाका जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से। मगह का यह जो इलाका है यह बहुत बदनाम इलाका है। यहाँ जाति पाति को लेकर, धर्म को लेकर हमेशा हिंसक घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो पता नहीं यहाँ के जो लोग हैं इस बालक के साथ कैसा सलूक करेंगे।
पैदा हुआ बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूरों के घर में। आखिर इसका क्या दोष है? ये तो भाग्य की बात है। कोई अमीर के घर में पैदा हो जाता है तो कोई गरीब के यहाँ पैदा हो जाता है। किसी के पास साधन संपन्नता की कोई कमी नहीं होती है और कोई रोटी रोटी का एक एक रोटी का दाने का मुहताज हो जाता है। यह तो गरीब के यहाँ पैदा हुआ है, हरिजन जाति में पैदा हुआ है। तो पैदा हुआ बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूरों के घर में, है ना? माने ऐसे बंधुआ मजदूर के घर में यह पैदा हुआ है जो समझिए भूमिहीन है, उसके पास रहने के लिए भी अपनी जमीन नहीं है। जीवन गुजारेगा हैवान की तरह, क्या करेगा? हैवान की तरह किसी तरह से जीवन गुजारेगा, भटकेगा जहां तहां बनमानुष जैसा, बनमानुष की तरह जहां तहां भटकेगा, अधपेटा रहेगा, अधनंगा डोलेगा। यह कविता पढ़ते समय ऐसा लगता है कि कूली उपन्यास जो है, मुल्कराज आनंद का उपन्यास कूली, उसमें जो कूली का चरित्र है वह बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। देखिए, मार्क्सवाद से प्रेरित वह उपन्यास है, प्रगतिवादी उपन्यास कहा जाता है कूली को। तो उसमें इसी तरह का चरित्र है जो कूली का पात्र है। तो भटकेगा जहां तहां बनमानुष जैसा, अधपेटा रहेगा, अधनंगा डोलेगा। माने अधपेटा रहेगा, माने भरपेट इसको भोजन भी नहीं मिलेगा, अधनंगा डोलेगा, बदन ढकने के लिए उसके पास वस्त्र भी नहीं होंगे। तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा, पता नहीं तोतला बोलेगा या इसकी आवाज साफ होगी, जाने क्या करेगा। बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा। यह अपने जीवन में बहादुर होगा, आने वाले संकटों का डटकर मुकाबला करेगा या बेमौत मरेगा। फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते वयस्क बुजुर्ग दोनों, एक ही बिरादरी के हरिजन सोचने लगे बार बार। माने फिक्र की तलैया में, तलैया क्या है? तालाब। उसी में खाने लगे गोते, डूबने उतराने लगे। भाव यह कि वे बहुत चिंतित नजर आने लगे इस बच्चे के भविष्य को सोच करके। वे वयस्क बुजुर्ग बहुत चिंतातुर हो गए। एक ही बिरादरी के हरिजन, दोनों एक ही बिरादरी के हरिजन थे, वयस्क और बुजुर्ग। सोचने लगे बार बार, कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर। माने इस अभागे के हाथ पैर बिल्कुल अनोखे हैं, मतलब कि कुछ विचित्रता है इसके माने इसकी शारीरिक बनावट में कुछ तो फर्क है। बाकी बच्चों से यह बिल्कुल अलग दिख रहा है ना? इसलिए सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर। राम जी ही करेंगे इसकी खैर, अब भगवान ही भला करेंगे। हम कैसे जानेंगे? हम ठहरे हैवान, हम तो हरिजन जाति के हैं, बंधुआ मजदूर, भूमिहीन गरीब लोग हैं, भाग्य के मारे हुए हैं, अभागे हैं। हम लोग क्या जानेंगे इसके बारे में? देखो तो कैसा मुलुर मुलुर देख रहा है शैतान। यह शैतान जो है उस बच्चे को संबोधित करके ये लोग कह रहे हैं, देखो तो कैसा मुलुर मुलुर देख रहा शैतान। सोचते रहे दोनों बार बार, दोनों बार बार यही सोच रहे थे। हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड, माने बिल्कुल हाल में, है ना, 10-15 रोज पहले, 20 रोज पहले वह विराट दुष्कांड घटित हुआ था। झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन कि सवर्णों के द्वारा 13 के 13 निरपराध हरिजन आग के हवाले कर दिए गए थे। उन लोगों को जिंदा जला दिया गया था, है ना? उसी की चर्चा है कि हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड। झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन, माने जिनका कोई अपराध नहीं था, है ना? उन लोगों को आग के हवाले कर दिया गया था। सुसज्जित चिता में, एक तरह से चिता सजा करके उनको जला दिया गया था। यह पैशाचिक नरमेघ, देखा जाए, यह जो पैशाचिक नरमेघ शब्द का प्रयोग
नागार्जुन ने किया है। पैशाचिक माने राक्षसी, नरमेध क्या होता है? जनसंहार। देखिए, झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में। यह पैशाचिक नरमेध, समझिए कि यह राक्षसी जनसंहार था। सवर्णों के द्वारा यह जो वारदात किया गया था, है ना? समझिए कि पैशाचिक नरमेध था यह। पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में। माने एक एक व्यक्ति के मन में समझिए कि दहशत जो है वह व्याप्त हो गई थी, कि पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में। हर आदमी जो है आक्रांत था, भयभीत था। इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई है तब से, जब से वह पैशाचिक दुष्कांड हुआ, जब हुआ उस समय से इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई है। बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान। पलकों के निशान नहीं बचने का मतलब क्या है? उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आती। वह घटना बार बार याद आती है कि किस तरह से शक्तिशाली 100 मनुपुत्रों के द्वारा 13 के 13 अभागे मनुपुत्र जिंदा आग के हवाले कर दिए गए। एक तरह से उनकी होली जला डाली गई। तो बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान। दिखते हैं दृगों के कोर ही कोर, माने आंखों के कोर में केवल आंसू है। देती है जब तब पहरा पपोटों पर। पपोटो कहते हैं पलकों पर, मतलब कि वे सारी की सारी घटनाएं समझ लीजिए कि पपोटों पर आ जाती हैं, आंखों की पलकों पर आ जाती हैं। अ, उस पैशाचिक नर हत्या कांड को वे लोग भूल नहीं पा रहे हैं। सील मुहर सूखी कीचड़ की, उसमें कीचड़ पपोटों पर कीचड़ जम जाती है ना? वे ठीक से सो नहीं पाते हैं। वह पीड़ा बार बार महसूस करते हैं। जैसे सील मुहर कहीं लगा देते हैं ना, वो मुहर एकदम पक्की हो जाती है, मिटती नहीं। ठीक उसी तरह से आंखों में कीचड़ है, वह घटना उस तरह से आंखों में बसी हुई है। अजीब कल्पना है। उनमें से एक बोला दूसरे से, बच्चे की हथेलियों के निशान दिखलाएंगे गुरुजी से। मतलब जो ज्योतिषी होते हैं तो हस्तरेखा विज्ञान जानते हैं, तो हस्तरेखा देखकर वे भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं कि भाग्य रेखा कैसी है ना? यह बच्चा आगे चलकर जीवन में माने क्या करेगा। हम्म मंगल का स्थान कैसा है, शुक्र कैसा है, बृहस्पति का स्थान कैसा है, ये सब विचार करेंगे, है ना? किस ग्रह नक्षत्र में यह पैदा हुआ है, आगे चल करके यह बच्चा क्या करेगा, है कि नहीं? तो गुरुजी से दिखलाएंगे, है ना? बच्चे की हथेलियों के निशान दिखलाएंगे गुरुजी से। वो जरूर कुछ ना कुछ बतलाएंगे, है ना? वे कुछ ना कुछ तो जरूर बतलाएंगे इसकी किस्मत के बारे में, है ना? इसके भाग्य के बारे में। देखो तो ससुरे के कान हैं कैसे लंबे, है ना? इसके कान जो हैं कैसे लंबे हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के कान लंबे होते हैं वह आदमी बहुत पुरुषार्थी होता है, भाग्यशाली होता है, जीवन में बहुत धनार्जन करता है। तो इस बच्चे के कान तो बड़े बड़े हैं, लंबे हैं। आंखें हैं छोटी पर कितनी तेज हैं। आंखें छोटी हैं लेकिन आंखों में तेज है ना? चमक है। ऐसा लगता है कि किसी कैसी तेज रोशनी फूट रही है इनसे, माने आंखों से तेज रोशनी जो है वह प्रस्फुटित हो रही है। सिर हिलाकर और स्वर खींचकर बुद्धू ने कहा। तो उनमें से वयस्क बुजुर्ग जो दोनों थे उसमें से एक का नाम था बुद्धू। तो उसने सिर हिलाकर स्वर खींच करके, है ना, अ, उसने ये बात कही। स्वर खींचने का मतलब है कि एक जोश में आवेश में भरकर उसने यह बात कही। हाँ जी खदेरन, गुरुजी देखेंगे इसको, बताएंगे वहीं इस कलुए की किस्मत के बारे में, वहीं इसकी किस्मत के बारे में बताएंगे। कलुए का मतलब क्या हुआ? वो देखने में काला कलूठा बच्चा है ना? तो इसकी किस्मत के बारे में गुरुजी बताएंगे। चलो चलें, बुला लावें गुरु महाराज को।
चलो हम दोनों चलते हैं और गुरु महाराज को बुला लाते हैं। अ, आकर के इसके भविष्य के बारे में हम लोगों को बताएंगे कि यह बच्चा आगे चलकर क्या करेगा। पास खड़ी थी 10 साला छोकरी, दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को, संभल कर चली गई झोपड़ी के अंदर। देखिए, पास ही 10 साला छोकरी खड़ी थी, एक छोटी सी बच्ची 10 साल की। दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को, दद्दू के हाथ से उस बच्चे को उसने ले लिया, संभाल लिया और संभाल कर चली गई झोपड़ी के अंदर, और झोपड़ी के अंदर चली गई। अगले नहीं, उससे अगले रोज पधारे गुरु महाराज। तो जिस दिन आना था, अगले दिन आना था, लेकिन अगले दिन गुरु महाराज न आकर उससे अगले रोज पधारे, मतलब आए। रैदासी कुटिया के अधेड़ संत गरीबदास। रैदास बहुत बड़े भक्त कवि थे, निर्गुण संत थे रैदास। तो उसी रैदासी कुटिया के एक अधेड़ संत थे गरीबदास, उनका नाम था। वही गुरु महाराज थे, भविष्यवाणी करते थे। तो इन लोगों को विश्वास था, वयस्क बुजुर्ग दोनों को, कि गुरु महाराज आएंगे तो बच्चे के भविष्य के बारे में जानकारी देंगे कि यह बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, इसका भाग्य कैसा होगा। तो रैदासी कुटिया के अधेड़ संत गरीबदास, बकरी वाली गंगा जमनी दाढ़ी थी, है ना। तो जो बकरी होती है या बकरा होता है तो उसकी दाढ़ी जिस तरह से मतलब कि साफ सुथरी नहीं रहती है ना, कुछ पकी कुछ अध पकी, उसी तरह की उनकी दाढ़ी थी, गंगा जमनी। माने कुछ दाढ़ी के बाल काले, कुछ उजले, और साफ सफाई भी नहीं थी। लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी काठ का। तो तुलसी की लकड़ी का एक टुकड़ा अंगूठा नुमा, अंगूठा के आकार का, है ना, गले में लटक रहा था। माने उसकी तुलसी की माला गले में डाले हुए थे। कौन? संत गरीबदास जी, है ना। कद था नाटा, सूरत थी सांवली। तो गरीबदास जो संत थे, उनका कद नाटा था, सूरत थी सांवली। वे देखने में सांवले थे, माने उनका रंग सांवला था। कपार पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान था, और उनके कपार पर, मस्तक पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान था। कभी घोड़ा मार दिया होगा लात से तो वह निशान बन गया होगा, संभव है, लेकिन वहां ऐसा निशान था। चेहरा था गोल मटोल, उनका चेहरा गोल मटोल था। आंखें थी घुच्ची। घुच्ची आंखें कैसी होती हैं? बहुत छोटी आंखें जो अंदर की तरफ बिल्कुल धंसी हुई रहती हैं, है ना, उसे घुच्ची कहते हैं। छोटी आंखें जो अंदर की तरफ धंसी हुई हैं, सिकुड़ी हुई हैं, है ना, तो घुच्ची शब्द का प्रयोग इसके लिए हुआ है। तो चेहरा था गोल मटोल, आंखें थी घुच्ची, बदन कठमस्त था, मतलब कि शरीर उनका गठा हुआ था। ऐसे आप अधेड़ संत गरीबदास पधारे। अधेड़ कहने का मतलब है कि बहुत बूढ़े भी नहीं हुए थे और जवान भी नहीं थे, है ना, अधेड़ थे। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत वृद्ध भी नहीं हो और जवान भी नहीं हो, मतलब कि 60 के करीब का व्यक्ति होना चाहिए, उसे हम अधेड़ कहते हैं। तो ऐसे आप अधेड़ संत गरीबदास पधारे चमर टोली में। देखिए, वो चमर टोली है, चमारों की बस्ती है, ठीक है। तो जब बच्चे को उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि अरे बाप रे, यह बच्चा तो अद्भुत है। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती। अरे इसको भगाओ, तुम लोग अपने से दूर करो, यह बहुत बड़ा उत्पाती होगा, है ना। जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती। इसके जो साथी संघाती होंगे वे ऐसे होंगे जो इस धरती से जुल्म मिटाएंगे, है ना। धरती पर जो अन्याय हो रहा है, जो अंधकार फैला हुआ है,
दलितों के साथ जो सवर्ण जाति के लोग अन्याय कर रहे हैं, जो सरकार अन्याय कर रही है, प्रशासन द्वारा ये लोग जो कुचले जा रहे हैं, अरे सब का सब जुल्म जो है ये सब धरती से मिटाएंगे इसके साथी संगाती। यह उन सब का लीडर होगा, है ना? यह उन सब का क्या होगा? लीडर होगा। नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे, इसका नाम अखबारों में छपेगा, बड़े बड़े लोग इससे मिलने आएंगे, लद लद कर मोटर कारों में चढ़ चढ़ करके बड़े से बड़े लोग आएंगे इससे मिलने के लिए। देखा जाए तो कविता के अंतर्गत इस अवतार के मिथक और ज्योतिषी की भविष्यवाणी जैसी शिल्पगत युक्तियों के आधार पर क्रांति चेतना के विकास को दर्शाया गया है। नवोदित क्रांति चेतना को एक नवजात शिशु के प्रतीक से प्रस्तुत किया गया है। यही शिशु आगे चलकर क्रांति का नायक बनेगा और अन्याय को दूर करेगा, माने ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? देखिए, जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती। यह उन सब का लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। खान खोदने वाले 100-100 मजदूरों के बीच पलेगा। जो मजदूर खान खोदते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, उन मजदूरों के बीच पलेगा। युग की आंचों में फौलादी सांचे सा यह वहीं ढलेगा, माने युग की आंचों में, मुसीबतों की आग में यह फौलादी तपेगा, है ना? सांचे सा वहीं ढलेगा। कहते हैं ना दोस्तों, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों पर चलकर आया, फूलों का उपहार उसी को। तो गुरुजी भविष्यवाणी यही कर रहे हैं कि खान खोदने वाले 100-100 मजदूरों के बीच पलेगा, युग की आंचों में फौलादी सांचे सा यह वहीं ढलेगा, इसे भेज दो झरिया फरिया। मां भी शिशु के साथ रहेगी। देखिए, कहते हैं गुरुजी कि इसको यहां मत रहने दो, लोगों की नजर में जब आ जाएगा तो मुश्किल होगा इसका बचना, इसे भेज दो झरिया फरिया कहीं दूसरी जगह। मां भी शिशु के साथ रहेगी, मां भी रहेगी अपने बच्चे के साथ। बतला देना, अपना असली नाम पता कुछ नहीं कहेगी वह मां, इस बच्चे की मां अपना असली नाम पता किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। आज भगाओ, अभी भगाओ, तुम लोगों को मोह न घेरे, तुम लोगों को इस बच्चे का मोह नहीं घेरे, इसलिए तुम लोग अभी भगाओ। अगर चाहते हो अपना कल्याण, बच्चे का कल्याण, इसका भला, तो अपने से दूर करो। होशियार, इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गीदड़ फेरे। बहुत सारे गीदड़ हैं मांस नोचने वाले, है ना? गीदड़ हिंसक पशु है ना? मार करके अपने से छोटे जानवरों को मार करके उसका शिकार करके खाता है, अपना भरण पोषण करता है, जीता है। तो होशियार, यह गिदड़, गिदड़ जो है किसका प्रतीक है? उन शक्तिशाली लोगों का प्रतीक है जो इस तरह का दुष्कांड करते हैं, नरसंहार करते हैं, ऐसे पैशाचिक दुष्कांड को अंजाम देते हैं। तो उनके लिए गीदड़ शब्द जो है प्रतीक के रूप में आया है। तो गुरुजी कहते हैं कि होशियार, इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गीदड़ फेरे। कविता स्पष्टतः हिंसक क्रांति की कल्पना करती है। हिंसक क्रांति की कल्पना मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में फैंटेसी शिल्प के माध्यम से की थी। हरिजन गाथा कविता उसी स्वप्न को ज्योतिषी की भविष्यवाणी के रूप में प्रस्तुत करती है। देखा जाए आगे, बड़े बड़े इन भूमिधरों को यदि इसका कुछ पता चल गया, अगर इस बच्चे के बारे में बड़े बड़े भूमिधरों को, जो बहुत धनी मानी लोग हैं, जमींदार हैं, भूमिधर कौन है? जमींदार हैं, उनको यदि इसका पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य छल गया। समझ लो ये दीनहीन जो छोटे लोग हैं, इनका दुर्भाग्य उनके साथ छल कर गया। जन बल धन बल सभी जुटेगा,
इस बच्चे के भविष्य के बारे में बताते हैं गुरुजी कि यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जनबल धन बल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी न होगी, लेकिन अपने लेखे इसको हर्ष न होगा, गमी न होगी। सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा, मतलब सबके दुख में दुखी रहेगा। दूसरों के दुख को देखकर यह बच्चा दुखी होगा, दूसरों के सुख में अपना सुख मानेगा, और समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। खूब समझ बूझ करके समता का मतलब कि समानता का जो असली मुद्दा है उसको पहचानेगा। मतलब यह बच्चा जो है यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा, एक तरह से युग निर्माता होगा, है ना, युग प्रवर्तक होगा। तो समझ लो इसके अंदर समता का भाव होगा। यह अमीर गरीब ऊंच नीच जाति पाति में भेदभाव करने वाला नहीं होगा। देखिए क्या पंक्ति है कि सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा, और समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। पंक्ति देखे, जनबल धनबल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी न होगी। यह क्रांति चेतना सिर्फ वैयक्तिक नहीं होगी, बल्कि वंचित वर्ग की संपूर्ण नई पीढ़ी इसमें शामिल होगी। वंचित वर्ग के सदस्य एक झटके में सारे शोषण और अन्याय को समाप्त कर देंगे। यह बच्चा उसका प्रतीक है। दोस्तों, हरिजन गाथा सामान्यतः लंबी कविता है, इसलिए इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने दिया जाए, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में कविता के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा।